सच बोलूं, आज आईने में खुद को देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना यार, क्योंकि जब पढ़ाई के नाम पर अपना कमरे का गेट बंद करके, दरवाजा बंद करके आप कितनी पढ़ाई करते थे और कितनी रील स्क्रॉल करते थे, इसकी सच्चाई तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। और अब जब सितंबर अटेम्प्ट जो है उसमें 30 दिन से भी कम बचे हुए हैं, तब तुम पैनिक हो रहे हो। अंदर से तुम्हारी आवाज आ रही है कि यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो डर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, हार मानने वाला वक्त नहीं है अभी, क्योंकि अगर आज हार मान ली ना हमने, तो जो रिजल्ट वाले दिन स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा लाल रंग से जो फेल लिखा आता है ना, उसका जो डर है, उसका जो भार है ना, वो इस वाले भार से, इस वाले डर से 100 गुना ज्यादा लंबा और भारी होता है बेटा। अब देखो, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पैनिक अटैक हो रखा है, पैनिक मोड ऑन हो रखा है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं कोई घिसी पिटी बातें करने नहीं आया हूं। मैं कोई ये उल जलूल वीडियो नहीं, मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत प्रीशियस है। यहां पर एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो हो सकता है कई बच्चों के लिए। मैं खुश होऊंगा ये जानकर कि तुम्हारी तैयारी ट्रैक पर है, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी इधर उधर है तो एक बारी 10 मिनट निकाल कर इस स्ट्रैटेजी को सुन लो। ये वो स्ट्रैटेजी है जो अक्सर बच्चे फॉलो करते हैं, और उनका बहुत आखिरी के जो 30-35 दिन होते हैं, 28 दिन बचे होते हैं, 25 दिन बचे होते हैं, ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो मेरे कहने पर, और फिर देखो अपना रिजल्ट। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल क्रैक सीए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों में अब भी सीए फाउंडेशन को क्रैक करने की एक होप है, एक उम्मीद है, एक जज्बा है। तो बेटा सीधा मुद्दे पर आते हैं। बचे हुए जितने भी दिन हैं उसको 3 फेज में हम डिवाइड करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की, द गेम ऑफ एग्रीगेशन एंड एग्जीक्यूशन। देखो बेटा, सबसे पहले तो इस भूल भुलैया के चक्कर से बाहर आना है, जहां हर एक बच्चा कहीं ना कहीं फंसा होता है। अब आपको आईसीएआई का सिंपल रूल के बारे में तो ज्ञान होगा कि भैया हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आना है, एंड ओवरऑल चारों सब्जेक्ट का एग्रीगेट 200 होना चाहिए, तभी आपका सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट क्लियर होगा। अब एक एवरेज बच्चा क्या सोचता है? एवरेज बच्चा ये सोचता है कि बचे हुए दिन में मैं चारों सब्जेक्ट में ऐसी मेहनत करूंगा कि सब में 50-50-50 ले आऊंगा, और मेरा एग्रीगेट 50+ ले आऊंगा, तो मेरा एग्रीगेट 200+ बन जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा। किसी हद तक ये स्ट्रेटेजी कई बच्चों में यूजफुल हो जाती है, लेकिन बचे हुए टाइम पर अगर हम अपनी सारी की सारी एनर्जी वो बच्चा चारों सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। जब वो एग्जाम देने जाता है, जब रिजल्ट आता है 45, 48, 42 ये नंबर आते हैं, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो पास हो जाता है, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट 200 नहीं बनता और वो फेल हो जाता है। लेकिन बेटा ये बेवकूफी आपको नहीं करनी। बचे हुए टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको मैं ऐसा हथियार दे रहा हूं जिसको फॉलो करके बहुत कुछ बदला जा सकता है, वो है द 2 MVP हैक। जैसे बेटा एक क्रिकेट टीम के अंदर ना 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन एक मैच जिताने के लिए 1 या 2 MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ही लगते हैं। उसी प्रकार आपको चारों सब्जेक्ट में से अपने 2 MVP चुनने हैं। आपको बचे हुए 30 दिन में, और खासकर फेज 1 के अंदर चारों सब्जेक्ट के अंदर मेहनत करने की, उतनी मेहनत करने की नीड नहीं है। इक्वली डिवीजन मत कर देना अपनी एनर्जी का। आपको बस 2 MVP चुनने हैं और उनके ऊपर फोकसली काम करना है। अब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को अपने MVP मानते हैं। तो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को रखा है। आप चेंज कर सकते हो, अगर आपका मैथ्स या लॉ स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन 2 ही चुनना। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकाउंट जो होती है और इकोनॉमिक्स जो होती है, वो अकाउंट तो प्रैक्टिकल है, आंसर मैच हो ही जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक बार समझ में आ जाए तो डायरेक्ट ही आता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये आप पे डिपेंड करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इसलिए MVP चुनने को कहा कि अगर किसी बच्चे ने 2 सब्जेक्ट के ऊपर इतनी अच्छे से मेहनत कर ली और अपना टारगेट स्कोर बना लिया कि इन दोनों के अंदर मैं 70+ स्कोर करूंगा, तो बेटा आपके इन 2 सब्जेक्ट से ही 140+ मार्क्स आ गए। अब बच्चा लॉ और मैथमेटिक्स, अब लॉ और मैथ्स जो क्वांट है हमारा, उसके अंदर अगर मैंने 40-42 नंबर भी स्कोर कर लिया तो मेरा 220+ स्कोर बन जाता है, जो मैं इजीली सीए फाउंडेशन को क्रैक कर लूंगा। और अब जब हमारा एग्रीगेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली ब्लंडर पर, जो जनरली बच्चे करते हैं, जिसको मैं कहता हूं ऑडिटिंग। अब बोलोगे सर फाउंडेशन में ऑडिटिंग? हाँ बेटा, जब तुम्हारे पास टाइम कम बचता है ना, तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, अकाउंट्स की किताब खोलते हैं, मैथ्स की किताब खोलते हैं, इकोनॉमिक्स की किताब खोलते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं और पीछे आंसर को जाकर देख लेते हैं, या जो टीचर ने नोट्स लिखवाए थे, पुरानी कॉपी होंगी, उनके आंसर को जाकर देख लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ ये एंट्री तो मुझे आती है, हाँ ये वाला प्रोसेस तो मुझे आता है। तो मतलब वो कहते हैं कि भैया आप ना अपने मन को बस तसल्ली दे रहे हो कि ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, फिर जब रिजल्ट आंदा है एक ही हो गया। तो बेटा आपको ना आईसीआई को ना ऑडिटर नहीं चाहिए, ऑडिटर बाद में चाहिए। आईसीआई को चाहिए पहले एक मेहनती बच्चा
तो आज के बाद जब भी पढ़ाई करने बैठोगे तो एक रूल, एक कसम खा लो कि जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, जब तक अपने हाथ से उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर देते, उसका आंसर नहीं निकाल देते कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके, तब तक अगले चैप्टर पर नहीं बढ़ोगे। तो ये सिर्फ रीडिंग वाला मोड को बंद करो और प्रैक्टिकली हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर टाइम कम दिखता है या क्वेश्चन मुश्किल आता है तो आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। उसी प्रेशर को हटाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज खुद से प्रैक्टिस करोगे डे 1 से। अब जब हमने अपने बचे हुए पहले 7-8 दिन के अंदर अपने MVP सब्जेक्ट्स को अपना फोकस देकर अपना एग्रीगेट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व कर ली है, अब बढ़ते हैं अपने फेज 2 के अंदर, वो है कॉन्करिंग द फियर। यानी अब उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिसको देखकर अक्सर बच्चों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जो कि मैथ्स और लॉ होती है जनरली। अब वो 2 सब्जेक्ट जो आपने MVP में नहीं रखे थे, जनरली वो लॉ और मैथमेटिक्स होता है। अब यहां पर हमारा ना टारगेट और टॉप करना नहीं है, यहां पर हमारा टारगेट इन बचे हुए दिनों के अंदर कुछ ऐसा पढ़ना है कि हमारे 40 से लेकर 45 नंबर दोनों के अंदर आ जाए, कि ताकि हमारा ओवरऑल सारे के सारे कंडीशन फुलफिल होकर हमारा CA फाउंडेशन अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। देखो, लॉ से बच्चों को डर इसलिए लगना भी चाहिए क्योंकि बच्चों को लगता है कि लॉ उन्होंने कहानी की तरह समझ लिया, अपनी फैंसी इंग्लिश की ग्रामर लगाएंगे और अच्छा सा आंसर लिखकर आ जाएंगे। लेकिन बेटा, ICI को आपकी फैंसी इंग्लिश, आपकी फैंसी ग्रामर नहीं चाहिए, वो आपका लॉजिक, एनालिटिकल स्किल और प्रोफेशनल वोकैबुलरी चेक कर रहे होते हैं। इसलिए जो बेटा फेज 2 है, जो 7-8 दिन है, उसके अंदर लॉ के लिए ना ये 2 स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। पहला आता है द कीवर्ड इंजेक्शन, यानी जब भी आप कोई ICA मॉड्यूल का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो या कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हो, तो वहां पर अपनी पेंसिल से उन टेक्निकल शब्दों को ढूंढो जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढना चाहता है। आप अपनी इंग्लिश मत घुसेड़ो, आपको क्या करना है, उन शब्दों को याद करना है और ट्राई करना है कि आप अपने आंसर में उन शब्दों को इंजेक्ट कर पाओ, क्योंकि एग्जामिनर वही ढूंढ रहा है। सेकंड आता है बेटा IRAC अप्रोच। जब भी तुम्हारे सामने कोई एक बड़ा सा केस स्टडी आता है तो उस पूरे केस स्टडी को एक बड़े पैराग्राफ में मत लिख कर आना, आपको अपने आंसर को इन 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 स्टेप्स होने चाहिए, 4 पॉइंट होने चाहिए। IRAC पहला आता है इशू। देखो भैया, ये क्वेश्चन किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा है, किस लीगल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा है। R रूल, उसका प्रोविजन लिखना बहुत जरूरी है, वो लिखो, ढूंढो। और फिर एनालिसिस, रूल को अपने आंसर के साथ ज्वाइन करके एक पैराग्राफ में लिखो। और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, कि भैया क्या कंक्लूड किया, क्या एनालिसिस है, क्या वर्डिक्ट है आपका। बेटा, जब एग्जामिनर ऐसा नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि आंसर किसी प्रोफेशनल ने लिखा है और ना चाहते हुए भी आपको अच्छे नंबर दे देता है। अब रही बात मैथमेटिक्स की, तो बेटा यहाँ पर डर लगना कई बच्चों के लिए नॉर्मल हो सकता है। अब हमें यहाँ पर ना परफेक्ट नहीं बनना, हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजिक बनना है। एक एवरेज बच्चा जनरली क्या करता है, कैलकुलस या PNC जैसे थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स के अंदर अटका रहता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, फिर वो बेचारा डर जाता है और पैनिक मोड में आ जाता है। लेकिन बेटा, आप समझदार बच्चों को ना यहाँ पर एक चीज अप्लाई करनी है कि स्कोर फर्स्ट, स्कोर लेटर। यानी आने वाले 7-8 दिनों के अंदर जो फेज 2 हमारा चल रहा है, उसके अंदर पहले आसान टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक्स, उनके ऊपर काम कर लो जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और ज्यादा स्कोरिंग हो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक चैप्टर्स या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ इन्हीं बेसिक चैप्टर्स का जो वेटेज है ना, वो एग्रीगेट 50+ पहुंच जाता है, तो जो आपको इजीली पास कराने के लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट हो। तो मतलब लॉजिक ये है कि अपनी अभी मुश्किल चैप्टर्स को हम बाद में छेड़ेंगे, पहले अपनी पासिंग सीट तो कंफर्म कर लें। अब बेटा, आखिरी के जो 7-8 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर नया सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जो फेज 1 में किया, फेज 2 में किया, मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। बट यहाँ पर फेज 1 फेज 2 में बहुत तरीके से जान लगाकर पढ़ाई करनी है। लेकिन फेज 3 जो है बेटा हमारा, विच इज एरर ट्रैकिंग एंड बायोलॉजिकल सिंक, ये इतना इंपॉर्टेंट फेज है जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक बच्चे में जिसका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता और जिसका अटेम्प्ट अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं मॉक टेस्ट की। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, दिन रात मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाकर सिर्फ कुछ नहीं होगा, यू हैव टू परचेज अ पतली सी नोटबुक, जिसको मैं एरर नोटबुक कहता हूं। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो ये बात मैं 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों को भी बोलता रहता हूं कि एक एरर नोटबुक हर इंसान के पास होनी चाहिए। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाओ, उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई प्रोविजन भूल जाते हो, कोई एक्ट भूल जाते हो, कोई एंट्री भूल जाते हो, कोई एडजस्टमेंट भूल जाते हो, वो डेट वाइज, मॉक वाइज अपनी उस एरर नोटबुक के अंदर आपको लिखनी है। क्योंकि बेटा इंसान ना बाकी सारी चीजें भूल सकता है, लेकिन अपने हाथ से लिखी हुई खुद की गलतियां कम भूलता है।
अब एग्जाम से पहले जो आपको 1.5 दिन मिलता है, जो गैप डेज होते हैं, अच्छा उसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए तो लिख दो गैप डे स्ट्रैटेजी, तो मैं वो भी ले आऊंगा। लेकिन अभी मुद्दा बता रहा हूं कि जो 1.5 दिन बचता है ना, हम सब कुछ नई नई किताबें उठा नहीं सकते, सारी किताबें सारा करिकुलम नहीं पढ़ सकते। तो ये मिस्टेक नोटबुक एक ऐसा हथियार बन के आएगी जो ये बता देगी आपने जो 10 मॉक टेस्ट किए या 20 मॉक टेस्ट किए उसमें आपकी क्या क्या गलती थी, कि वो मिस्टेक इंसान दोबारा जाकर एग्जामिनेशन सेंटर पे ना करे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो आपकी बायोलॉजिकल साइकिल है। आपको याद होगा जब आप 12th में पढ़ रहे थे तो मैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बहुत बात करता था। देखो कई बच्चों को ना पूरी रात पढ़ने की हैबिट होती है, वो सुबह लेट उठते हैं और दोपहर को उनको नैप लेने की भी हैबिट होती है क्योंकि पूरी रात उन्होंने पढ़ाई की है। कई बच्चों को ऐसा होता है कि भैया पूरी रात को वो कम सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और दोपहर को नैप लेते हैं। बेटा आपको भूलना नहीं है कि आपका जो ICAI का फाउंडेशन का पेपर होता है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। तो इस क्लॉक को जल्द से जल्द हमको सुधारना होगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जब हम हर एक काम, जो भी हमारे दिन के काम होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर दिनचर्या की बात करो, सुबह अगर मैं 8 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे जिम जाता हूँ, मुझे देखकर लगता नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर मैं 10 बजे ऑफिस आता हूँ, इतने बजे शूट करता हूँ, 4 बजे मेरी 9th की क्लास, 5 बजे 10th की क्लास, 6 बजे मेरी 11th की क्लास। तो हर चीज, रात को 9 बजे मैंने खाना खाना है, फिर वॉक पर जाना है, फिर रात को किताब पढ़नी है, थोड़ा सा फोन चलाना है, फिर सो जाना। हर चीज टाइम के अकॉर्डिंग सिंक है हमारी बॉडी की। तो अगर आप कोई मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो तो वो 2 से लेकर 5 के बीच में परफेक्ट टाइम होता है। 2 से लेकर 5 अपने फोन को ऑफ करो, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि आप एक ICAI के किसी सेंटर में बैठे हुए हो और वहां पर बैठकर अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड में बच्चों बस एक छोटी सी बात अपने दिमाग में फिट कर लो, जो ये बचे हुए दिन हैं ये मेरे हिसाब से काफी हैं इस CA फाउंडेशन के अटेम्प्ट को क्लियर कर लेने के लिए, अगर हमारा जज्बा है, हमारी हिम्मत है, हमारा इरादा है। ऐसे बहुत से मौके आएंगे, ऐसे बहुत सा मोड़ आएगा जब आपका दिमाग आपको बोलेगा कि यार कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, या अगला अटेम्प्ट दे देंगे, ये वाला छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा आपने वहीं खड़े होकर अपने दिमाग को पलट कर ये जवाब देना है, आज नहीं तो कभी नहीं। तो हिम्मत जुटाओ, सारी डिस्ट्रैक्शन, अपने फोन, इंस्टाग्राम के फॉलोअर, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे, इनको निचोड़ कर एक डस्टबिन में डाल दो और आने वाले कुछ दिन आइसोलेट हो जाओ। क्योंकि अगर ये अटेम्प्ट तुमने क्लियर कर दिया ना तो तुम ट्रैक पर आ जाओगे, वरना फिर 3 से लेकर 4 से लेकर 6 महीने का गैप आ जाएगा। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ भी एनलाइटमेंट मिली है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कहीं ना कहीं होप छोड़ चुका है इस अटेम्प्ट के लिए। मिलूंगा ऐसी और वीडियोस में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।